Hello everyone, welcome to UPSC IQ Tab. Now in this particular video, we are going to talk about a potential topic that might come in UPSC 2024 prelims examination. So जैसा कि आप ऑलरेडी जानते होंगे, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यूपीएससी के लिए जो इंडियन टेम्पल्स है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक है और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक है. ठीक है, सो जितने भी इंपॉर्टेंट इंडियन टेम्पल्स है, स्पेशली वो जो अपने किसी यूनिक फीचर के कारण न्यूज़ के अंदर है, वो चीज़ यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. राइट, अगर आपको याद होगा तो आज से 2 से 3 साल पहले मोधेरा टेम्पल के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था एंड जस्ट लाइक दैट और भी बहुत सारे क्वेश्चंस टेम्पल्स के अराउंड यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर पूछे जाते हैं. सो रिसेंटली कोणार्क सन टेम्पल जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर चल रहा है और नॉट जस्ट इन द लास्ट पास्ट 1 ईयर बट पिछले 2-3 सालों से कोणार्क सन टेम्पल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है. मेनली बिकॉज इसका डिमोलिशन किस तरीके से हुआ है, उसके आसपास की थ्योरीज जो है उस पर्टिकुलर थ्योरीज के कारण ये पर्टिकुलर टेम्पल न्यूज़ के अंदर है. ठीक है, सो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझते हैं प्रॉपर्ली एंड इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या क्या चीज़ें यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जा सकती है, उन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले तो कोणार्क सन टेम्पल किसने बनवाया था. उड़ीसा में एक गंगा डायनेस्टी थी. गंगा डायनेस्टी में एक गंगा डायनेस्टी के रूलर थे जिनका नाम था नरसिम्हदेव वन. उन्होंने इस पर्टिकुलर टेम्पल को बनवाया था. कब बनवाया था? इट वॉज इन 13th सेंचुरी और प्रिसाइजली 1250 एडी में इस पर्टिकुलर टेम्पल को बनवाया गया था. नाउ ये एक हिंदू टेम्पल है पहली चीज़ तो, जो कि कोणार्क डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा के अंदर प्रेजेंट है वहाँ पे लोकेटेड है. और जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, नाम से पता चल रहा है कि ये पर्टिकुलर टेम्पल जो है वो सन को यानी कि सूर्य देव को डेडिकेटेड है. ठीक है, अब देखिए एक चीज़ समझिए, इस पर्टिकुलर टेम्पल की जो हाइट है वो मानी जाती है पहले काफ़ी ज़्यादा थी बट बिकॉज ऑफ सम थिंग्स इस पर्टिकुलर टेम्पल को डिमोलिश कर दिया गया है. नाउ एग्जैक्टली क्यों डिमोलिश किया गया था, किस तरीके से इस पर्टिकुलर टेम्पल का कंस्ट्रक्शन टूटा था, इस चीज़ के बारे में हमें एग्जैक्टली पता नहीं है. बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो ओरिजिनल कोणार्क सन टेम्पल था उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 200 फीट के आसपास में थी, जो कि लगभग 60 मीटर तक बनता है. ठीक है, 60 मीटर तक की इसकी हाइट थी. अब इतना लंबा होने के कारण ये पर्टिकुलर टेम्पल जो है इतना ऊंचा था कि ये काफ़ी दूर से नोटिस किया जा सकता था. प्लस अगर आप इस पर्टिकुलर टेम्पल का कलर देखेंगे तो वो ब्लैक कलर का है. नाउ ब्लैक कलर का इतना बड़ा टेम्पल, इतना लंबा टेम्पल बेसिकली काफ़ी दूर से इजीली नोटिस किया जा सकता था. तो इस पर्टिकुलर चीज़ को ब्लैक पगोडा बोलते थे. ब्लैक पगोडा बेसिकली ब्लैक बिकॉज इसका कलर काला था और पगोडा बेसिकली एक बुद्धिस्ट टर्म है जिसका मतलब होता है टावर टाइप स्ट्रक्चर. ठीक है, तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये पर्टिकुलर टेम्पल एक टावर टाइप स्ट्रक्चर में ही था, इसलिए इस पर्टिकुलर टेम्पल को ब्लैक पगोडा कहा जाता है. ठीक है, और ये पर्टिकुलर टेम्पल की ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण इसे एक नेविगेशनल लैंडमार्क की तरह इस्तेमाल किया जाता था सेलर्स के द्वारा. और आसान शब्दों में बताऊं तो जो भी पर्सन शिप से ट्रैवल कर रहा है और अगर वो उड़ीसा की तरफ आ रहा है तो वो क्या करता था, वो उस पर्टिकुलर टेम्पल को ढूंढता हुआ आता था. मतलब कि ये टेम्पल इतनी दूर से दिखाई देता था कि ये कि लाइट हाउस की तरह दिखाई देता था और लाइट हाउस की तरह दिखाई देने के कारण इस पर्टिकुलर टेम्पल के रास्ते पे चलने से आप उड़ीसा की कोस्ट तक पहुंच जाते थे. दैट इज वाई दिस वॉज कॉल्ड एज ब्लैक पगोडा. ठीक है, नाउ सिमिलरली उड़ीसा के अंदर एक और स्ट्रक्चर है जिसे व्हाइट पगोडा बोला जाता है. व्हाइट पगोडा, और वो स्ट्रक्चर है उसका नाम है जगन्नाथपुरी टेम्पल. ठीक है, सो आई होप ब्लैक पगोडा और व्हाइट पगोडा आप दोनों चीज़ें समझ गए. नाउ जैसा मैंने आपको बताया इस पर्टिकुलर टेम्पल को किसी कारणों के कारण डिमोलिश कर दिया गया था. एग्जैक्टली क्या रीज़न है ये मालूम नहीं बट राइट नाउ जो टेम्पल में बचा हुआ है वो लगभग एक 100 फुट लंबा चौड़ा एक हाई चैरियट है, मतलब बहुत बड़ा एक रथ है जिसके ऊपर मतलब साइड्स में बहुत बड़े बड़े व्हील्स लगे हुए हैं और फ्रंट में बहुत बड़े बड़े हॉर्सेस हैं. ठीक है, सो आई होप आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ा चैरियट है. नाउ आप थोड़ा सा पीछे जाइए, अपने बचपन में जाइए और जब भी आप टीवी पे कोई माइथोलॉजिकल सीरियल देखते थे उसको याद करने की कोशिश कीजिए. नाउ माइथोलॉजिकल सीरियल्स में आपने एक चीज़ हमेशा नोटिस किया होगा कि जब भी सूर्य देव आते थे, मतलब भगवान सूर्य जब भी आते थे तो वो हमेशा एक रथ पर बैठ कर आते थे. राइट, आई होप आपको ये चीज़ याद आ रही है. वो हमेशा एक रथ पर बैठते थे और रथ पे सवार रहते थे और उनका रथ जो है वो कुछ हॉर्सेस खींच रहे होते थे और अगर आपने ध्यान दिया हो तो उनके रथ के पहिए का साइज काफ़ी बड़ा होता था. ठीक है, सेम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है इस पर्टिकुलर टेम्पल को बनाने में. मतलब एक बहुत बड़ा चैरियट बनाया गया है, बहुत बड़ा रथ बनाया गया है जिसके आसपास में कुछ व्हील्स हैं, कुछ हॉर्सेस हैं जो उस पर्टिकुलर रथ को खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं.
ठीक है। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है स्टोन से बनाया गया है, मतलब किसी भी तरीके का ब्रिक्स या फिर किसी भी तरीके का वुड या फिर लकड़ी वगैरह ये सब इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ पत्थर से इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बनाया गया है। नाउ उड़ीसा के अंदर है, तो एक चीज तो आप गेस कर सकते हैं कि ये ओडिशा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल है, जिसे हम कलिंग आर्किटेक्चर भी कहते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, जैसा मैंने आपको बताया, एग्जैक्ट कॉज क्या है वो अभी क्लियर नहीं है। इट इज स्टिल अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी, और इसी के कारण ये पर्टिकुलर चीज एक्चुअली पिछले 3 सालों से लगातार न्यूज के अंदर भी चल रही है। नाउ ये जो कोणार्क सन टेम्पल है, इसको यूनेस्को जो है उसने एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब भी दिया था 1984 में, और तब से इस पर्टिकुलर टेम्पल को कंजर्व करने के लिए यूनेस्को और जो भारतीय गवर्नमेंट है दोनों ही काफी ज्यादा एफर्ट्स भी लगा रहे हैं। नाउ अभी का जो हमारा स्ट्रक्चर है टेम्पल का, उस पर्टिकुलर टेम्पल को काफी हद तक यूनेस्को के कंजर्वेशन एफर्ट्स के कारण ही बचाया जा सका है, नहीं तो ये पर्टिकुलर टेम्पल जो है हो सकता था काफी साल पहले ही टूट चुका होता। ठीक है, बट यूनेस्को के मीडिएशन के कारण और फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के बाद इस पर्टिकुलर टेम्पल को अभी तक बचाया गया है, और उसको प्रॉपर्ली धीरे धीरे फिर से एक बार रेजुवेनेट कर रहे हैं, फिर से एक बार और ज्यादा स्ट्रांगली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ फरवरी के महीने में, जो महीना अभी चल रहा है, फरवरी के महीने में बेसिकली एक चंद्रभाग मेला होता है जो कि उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है, और उड़ीसा के अंदर वहीं पर एक जो कोणार्क सन टेम्पल है, यहाँ पर भी हिंदूज काफ़ी मात्रा में गैदर होते हैं इस पर्टिकुलर मेला को मनाने के लिए। और चंद्रभाग आपको ध्यान रखना है, ये एक बीच का भी नाम है जो कि यहीं पे उड़ीसा के अंदर प्रेजेंट है, जहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल्स रहते हैं। ऑलिव रिडले टर्टल्स रहते हैं, और ऑलिव रिडले टर्टल्स जो होते हैं उनकी सबसे खास बात होती है एरीबादा। ठीक है, एरीबाडा का मतलब क्या होता है? एरीबाडा का मतलब है कि एक टर्टल्स है, टर्टल्स मतलब कछुए हैं जो कि बेसिकली मास नेस्टिंग करते हैं। ठीक है, मास नेस्टिंग मतलब बहुत सारे कछुए एक साथ मिलकर के अंडा देते हैं और अपने अपने अंडों को अपने अपने नेस्ट के अंदर रखते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर नेस्ट होता है ना, उस नेस्ट को ये टर्टल्स खुद से बनाते हैं। इसी पर्टिकुलर नेस्ट को एरीबादा कहा जाता है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको एक चीज़ समझ आई कि बहुत सारे हिंदूज हर साल फरवरी में यहाँ पर गैदर होते हैं चंद्रभाग मेला देखने के लिए। चंद्रभाग मेला जो है वो बेसिकली चंद्रभाग बीच पर मनाया जाता है। चंद्रभाग बीच उड़ीसा के अंदर ही एक बीच है जहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप के टर्टल्स यानी कि कछुए रहते हैं, उसका नाम है ऑलिव रिडले टर्टल्स। ऑलिव रिडले टर्टल्स की एक बहुत ही खास बात है एरीबाडा। एरीबाडा का मतलब होता है मास नेस्टिंग, मतलब जहाँ पर बहुत सारे कछुए एक साथ मिलकर के मास नेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ चंद्रभाग मेला और जो ऑलिव रिडले टर्टल्स है, ये दोनों का कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। एंड दैट इज़ वाई, ये भी एक कारण है कि फरवरी के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर चल रहा है, और दैट इज़ वाई यूपीएससी इस पर्टिकुलर चीज़ पे फिर से एक बार वापस आ सकता है। ठीक है, नाउ एक चीज़ और, जो यूपीएससी अगर आपने पिछले कुछ सालों में देखा है तो कुछ यूनिक स्टेटमेंट्स को लेकर आता है, यूनिक कंसेप्ट्स को लेकर आता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कोणार्क सन टेम्पल है, इसकी एक छवि, इसकी एक फोटो जो है वो हमारे 10 रुपी नोट के रिवर्स साइड पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो हमारा 10 रुपए का नोट होता है उसको अगर आप रिवर्स साइड देखेंगे तो वहां पर भी कोणार्क सन टेम्पल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। किस लिए बनाया हुआ है? ऑब्वियस सी बात है, ये अवेयरनेस जनरेशन के लिए है। लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन कौन से जो हमारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जिनको हमारे करेंसी नोट्स के ऊपर डाला गया है। सो कोणार्क सन टेम्पल उनमें से एक है। ठीक है, अब एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर जो ये पर्टिकुलर टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है, मतलब ये पूरा का पूरा एरिया जो है, क्या इसके अंदर सिर्फ एक ही टेम्पल प्रेजेंट था? द आंसर इज नो। इसके अंदर मल्टीपल टेम्पल्स प्रेजेंट थे, जिनमें से कुछ और मॉन्यूमेंट्स या फिर कुछ और टेम्पल्स कौन कौन से थे जो अभी भी बचे हुए हैं। तो पहला है माया देवी का टेम्पल। माया देवी कौन है? सो माया देवी इज सूर्य भगवान की वाइफ। सूर्य भगवान का वाइफ का जो टेम्पल है वो भी इसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट था, जो कि अभी काफी हद तक टूट चुका है, बट फिर भी यहां पर इसकी प्रेजेंस है। सेकंड, एक वैष्णव टेम्पल है। और इस वैष्णव टेम्पल में जो विष्णु भगवान थे उनके कुछ अवतार यहाँ पर दर्शाए गए हैं, जैसे वाराह अवतार जो है, नरसिम्हा अवतार जो है, वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। सारे के सारे अवतार नहीं हैं, बट कुछ अवतार है। इसके अलावा एक छोटा सा यहाँ पर मॉन्यूमेंट मिला है जिसका नाम रखा गया है किचन। बेसिकली यूनेस्को ने इसको ये नेम दिया है किचन। किचन इसलिए बिकॉज इस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट में कुछ इस तरीके की हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली है, जिससे हमें ये पता चला है कि हो सकता है ये उस पर्टिकुलर समय का किचन हो, मतलब जहां पर फूड प्रिपेयर होता था और कम्युनिटी के लिए फूड प्रिपेयर होता था, नॉट जस्ट फॉर अ फ्यू पर्सन बट फॉर होल कम्युनिटी, एंटायर कम्युनिटी के लिए यहाँ पर फूड प्रिपेयर होता था। इसके अलावा 2 वेल्स यानी कि 2 कुएं भी मिली है हमें इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर। वंस अगेन ये शो करता है कि उस समय का जो वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम था या फिर जो वाटर को यूज करने का जो सिस्टम था वो बहुत ही स्ट्रांग था। बिकॉज अब देखिए एक कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 वेल्स हैं, ये शो करता है कि वाटर की प्रेजेंस भी अच्छी थी और ऑब्वियसली वाटर का जो मैनेजमेंट सिस्टम था वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग था।
ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कोणार्क सन टेम्पल के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई हो एंड इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ डू अ लाइक, share this video and subscribe to the channel. Thank you so much for listening. Stay tuned for the next video.